तो सबको नमस्ते भाई, सबको स्वागत, सबको राम राम। आज जी। थर्सडे है, 4 दिसंबर 2025 है, ऑर्गेनन डे है आज। और ऑर्गेनन में डॉक्टर अमितपाल भाई, हमारा जो ग्रुप चल रहा है वो चल रहा है 245 से लेकर के 251 तक के एफोरिज्म का, जिसमें कंटेंट में कह रहे हैं 29 पेज नंबर पे मोड ऑफ यूजिंग द रेमेडीज, हम्म। और फुटनोट में बताया जाएगा इसमें रिपीटेशन ऑफ डोजेज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एक्सपीरियंस। और इस क्रम में हमारा आज 247 एफोरिज्म स्टार्ट होगा। 246 तक हो गए थे, 247 ही है ना डॉक्टर प्रशांत? 248 चालू होगा लगता है सर मेरे को। सर 247 रुक गया था, लंबा था ना सर, डॉक्टर धीरेन्द्र सर। अच्छा। तो 247 पे था, मैंने पीछे स्लाइड भी देखी थी पढ़ने से पहले। जी। राम हाँ जी, बेटा। 247 स्टार्ट ही होगा। हाँ, तो 247 में हनीमैन साहब कह रहे हैं कि इट इज इम्प्रैक्टिकल टू रिपीट द सेम अनचेंज्ड डोज ऑफ ए रेमेडी वंस, नॉट टू मेंशन इट्स फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं, एंड एट शॉर्ट इंटरवल्स इन ऑर्डर नॉट टू डिले द क्योर। बड़ी अच्छी बात कह के चले हैं। हनीमैन साहब कह रहे हैं कि ये रिपीट करना सेम अनचेंज डोज को बिना सक्सेशन दिए, बिना स्टेप अप किए, स्ट्रोक दे करके या सक्सेशन दे करके, बिना सक्सेशन किए, बिना चेंज किए डोज को देना बिल्कुल अव्यवहारिक है। जो एक रेमेडी एक बार दे चुके उसको बिना चेंज करे नहीं देना, बिना चेंज करे नहीं देना, यानी कि कह रहे हैं नॉट टू मेंशन इट्स फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, और इसके फ्रीक्वेंट रिपीटेशन को भी मेंशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ब्रैकेट में कह रहे हैं एंड एट शॉर्ट इंटरवल्स इन ऑर्डर टू डिले द क्योर। शॉर्ट इंटरवल्स में अगर इसका रिपीटेशन देंगे तो इससे डिले ही होगा क्योर, और खास करके अनचेंज अगर दे दी तो। कह रहे हैं कि द वाइटल प्रिंसिपल डज नॉट एक्सेप्ट सच अनचेंज्ड डोजेज विदाउट रेजिस्टेंस। अगर आपने चेंज नहीं करी डोज को सक्सेशन दे करके, तो वाइटल प्रिंसिपल इसको रेजिस्टेंस करेगा, इसका प्रतिरोध करेगा, वो बिना विरोध के इसे स्वीकार नहीं करता है। दैट इज विदाउट अदर सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन टू मैनिफेस्ट themselves then those similar to the disease to be cured। मतलब है कि कैसे रेजिस्टेंस करेगा वाइटल फोर्स, के जो सिम्टम्स हैं दूसरे मेडिसिन के अपने, जो प्रूविंग के दौरान उसने वो देती है, जो यहाँ सिमिलिमम नहीं थे टोटलिटी के, एक तरह से मेडिसिन के अपने सिम्टम्स मैनिफेस्ट होने लगते हैं। themselves then those similar to the disease to be cured। जो डिजीज जिसको क्योर करना है उनके उसके साथ साथ मेडिसिन के अपने भी आने लगते हैं, एसेसरी सिम्टम बोलते हैं उनको। बिकॉज द फॉर्मर डोज हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड द एक्सपेक्टेड चेंज in the vital principle and a second dynamically wholly similar unchanged dose of the same medicine no longer finds। अब चूंकि एक पहली खुराक जो आपने दी है वो ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुकी है, जो एक्सपेक्टेड चेंज उसको करना था या कर पाती वाइटल प्रिंसिपल में, वो उतना अपना कर लिया उसने। और कह रहे हैं एंड सेकंड डायनेमिकली होली सिमिलर अनचेंज डोज ऑफ द सेम मेडिसिन नो लॉन्गर फाइंड। अब अनचेंज डोज का सेम मेडिसिन का अब डायनेमिकली एक तरह से सिमिलिमम वहां नहीं है, क्योंकि वाइटल फोर्स की जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी है अमितपाल भाई। जी बिल्कुल। तो वो जिस स्टेट पे दी थी वो कंडीशन, वो सिचुएशन, वो लेवल अब नहीं है। देयरफॉर
द सेम कंडीशन ऑफ द वाइटल फोर्स, यानी कि वो सेम कंडीशन पहले वाली नहीं है। द पेशेंट में इंडीड बी मेड सिक इन अनदर वे बाय रिसीविंग अदर सच अनचेंज्ड डोजेज इवन सीकर देन ही वाज। और अगर हम ऐसा ही करेंगे, अनचेंज डोज को अगर हम देंगे, तो पेशेंट को कह रहे हैं हनीमैन साहब के दूसरे ढंग से और वो सीक हो जाएगा। इस तरह की अनचेंज डोज के कारण दूसरे तरीके से वो सीकनेस में और पहुंच जाएगा और ज्यादा सीकर हो जाएगा जितना वो था उससे भी। बिल्कुल। For now only those symptoms of the given remedy remain active which were not homeopathic to the original disease. Hence no step towards cure can follow. Only a true aggravation of the condition of the patient. और भाई आगे ये कह रहे हैं हनीमैन साहब कि for now only those symptoms of the given remedy remain active which were not homeopathic to the original disease. अब अगर रिपीटेड डोज दे रहे हो, अनचेंज डोज दे रहे हो, तो अब वो सिम्टम्स एक्टिव हो जाएंगे या एक्टिव रह जाएंगे जो कि नॉट होम्योपैथिक थे, यानी कि जो सिमिलिमम नहीं थे, जो टोटलिटी में शामिल नहीं थे, जो मेडिसिन के अपने पिक्यूलियर उसकी पैथोजेनेसिस होती है, कॉज करने की पावर, अपने एसेसरी सिम्टम होता है, वो आ जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। और भाई क्योर की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे अब एक भी कदम इस तरह से। बिल्कुल। और इसको कह रहे हैं हनीमैन साहब ओनली ए ट्रू एग्रावेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और ये ट्रू एग्रावेशन कंडीशन हो जाएगी पेशेंट की। आगे हनीमैन साहब कह रहे हैं बट इफ द सक्सीडिंग डोज इज चेंज्ड स्लाइटली एवरी टाइम, नेमली पोटेंटाइज समवट हायर, then the vital principle may be altered without difficulty by the same medicine, ब्रैकेट में कह रहे हैं the sensation of natural disease diminishing and thus the cure brought nearer। जबकि सक्सीडिंग डोज, दूसरी क्रमशः जो आगे डोज दी जा रही है, सेकंड डोज फिर थर्ड डोज, यदि उसको स्लाइटली चेंज कर लिया जाए हर बार, नेमली पोटेंटाइज कर लिया जाए समवाट हायर में, सक्कासन दे करके, 2 स्ट्रोक दे करके, 10 स्ट्रोक दे करके, चम्मच से हिला करके, कुछ भी करके, जो कि उन्होंने एफोरिज्म नंबर 269 से लेकर के 269 और 270 में जिक्र करेंगे, उसके हिसाब से समवाट हायर कर लिया जाए, तो कह रहे हैं फिर वाइटल प्रिंसिपल जो है वो अल्टर्ड होता जाएगा बिना डिफिकल्टी के, सेम मेडिसिन के द्वारा ही, यानी कि उसकी सेंसेशन जो है नेचुरल डिजीज की वो घटती चली जाएंगी, वो एक्सटिंग्विश होती चली जाएंगी वाइटल प्रिंसिपल से। और इस तरह से क्योर जो है नजदीक और नजदीक पहुंचता जाएगा। क्योर ब्रॉट नियरर पे 133 फुटनोट भी दे रखा है। अमितपाल भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो हैनीमैन साहब ने यहाँ बिल्कुल मना करा है कि सेम पोटेंसी की डोज को, मेडिसिन को रिपीट नहीं करना है। हाँ बिल्कुल क्लियर कट मना करा है। लेकिन मेरे मन में एक ये सवाल रहता था हमेशा कि यार जो लोग रिपीटिशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, तो उनके यहाँ भीड़ क्यों? तो उसका मिला मुझे अभी इधर कल परसों हम वो पढ़ रहे थे ना, थ्योरी ऑफ सप्रेशन। तो प्रफुल्ल सर ने बताया कि भाई ये जो इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड लेयर तक की डिसीज को ही ठीक कर पाते हैं, जो कि बेसिकली फिजियोलॉजिकल केस है वो। हाँ, हाँ, है ना? हाँ, तो वो फिजियोलॉजिकल की वजह से उनको, पेशेंटों को, उनको वहाँ आराम आ रहा होता है, टेम्परेरी तरीके से वो चल रहे होते हैं, इस वजह से पेशेंटिंग होती है उनके पास। हाँ बिल्कुल ये भी है। और एक चीज और भी मैं बताऊं कि जो इस तरह से रिपीट कर रहे हैं,
वो कम से कम स्टेट तो चेंज कर ही देंगे। हाँ। अगर वो क्योर भी नहीं हो रहा है तो वो मसले को बदल तो जरूर देंगे। जो हाँ। जिस मसले को लेके आया था वो नहीं बचेगा, दूसरा दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा, दूसरा मैटर आ जाएगा और मरीज सोचेगा जिसलिए मैं आया था वो तो तुरंत सही हो गया था, अब तो ये दूसरा। हाँ। तो बिल्कुल। इसलिए मरीज भी उन्हें वो देता रहता है मौका। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्किन की लेके आया कोई और आपने सीधे ग्रेफाइटिस की दे दी, एक खुराक, 2 खुराक, 3 खुराक देते जा रहे हैं आप, तो जो एकदम तो आराम करेगी ग्रेफाइटिस, बिल्कुल। लेकिन अगले क्रम में क्या होगा कि डॉक्टर साहब ने आराम तो दे दिया था लेकिन ये दोबारा बढ़ गया, शायद दोबारा कुछ कर लिया होगा मैंने। वो जो शुरुआती खुराक आराम दे देती है ना अमितपाल भाई जी, उसका इन्हें मार्जिन मिल जाता है रिपीटर्स को, और दूसरे सिम्टोमेटोलॉजी आने लगती है तो ये भी इनके पास कहने का मौका मिलता है कि देखो स्किन थोड़ा ही अब तो कब्ज हुआ है, बिल्कुल। वो तो स्किन की तो सही होगी लेकिन अब कब्ज रहने लगा। कब्ज है तो मान लो चलो उस मेडिसिन की प्रूविंग ही अगली, लेकिन पेशेंट तो ये सोचेगा स्किन अलग है कब्ज अलग है, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है भाई, तो वो मार्जिन मिल जाता है। क्योंकि मैं भी जी भाई। पवन बॉस, जी भाई। इसमें जो और है बहुत बड़ी बात अमितपाल जो लगते हैं ना, तो क्या कहते हैं दिस इज, ये जो ये कर रहे हैं ये क्या है, ये साइकोसिस, और ये साइकोसिस के हो जाते हैं मास्टर। तो ये पेशेंट्स को अब एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या सब हैं, सबको पता है कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको इस तरह से डरा के और फंसा के घुमा के रखते हैं कि मरीज वहीं चक्कर काटता रहता है, और ये साइकोसिस के मास्टर होके इसीलिए उनके मरीज वहां घूमते 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 रहते हैं। उन्हें खाली ये दिखाते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने इसे सही कर दिया, फिर थोड़े दिन को तुम उस वाले डॉक्टर के पास चले जाना और मेरे साथ दवाई भी खाते रहना। हाँ, फिर तो देखो ये सारे सारे हथियार अपना लेती है लाइफ बचने हाँ के। जी, आप गलत हाँ जी, रास्ता पकड़ोगे तो आप गलत रास्तों के भी मास्टर हो जाओगे फिर। नेचर फिर उसी तरीके से आपकी वहां भी हेल्प करती है। हाँ, नेचर तो हेल्प करेगी। एक कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने सीख जाते हैं फिर। एक किसी से बात हो सर गई कि गलत रास्ता और सही रास्ते को लेके, तो गलत रास्ते पर चलता है तो फिर उसको मिलने भी वही लोग लगते हैं हाँ जो कि उसको बताएंगे कि इस रास्ते के ये फायदे हैं, इसमें हाँ कुछ हाँ। नेचर उनकी मदद डॉक्टर श्रेय करती है। कुछ कह रहे हैं। हाँ श्रेय। सर अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं और वो किसी वजह से एंटीडोट हो जाती है, तो अगर हम उनको दोबारा देंगे तो भी हम सेम पोटेंसी नहीं दे सकते, उसको बढ़ा के देनी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था और आना ही चाहिए था यहाँ। ये एंटीडोट हो जाती है या एक्यूट अगर बहुत ज्यादा है, कोई अगर एक्यूट डायनेमिक ऐसी स्टेट है कि जो, हालांकि वहां हनीमैन साहब का ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगली डोज देंगे तो हम सकसन करके ही, लेकिन जैसे अभी आपने एंटीडोट की बात करी या उसने कोई डाइट एंड रेजिमेंट में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी और फिर से वो जितना आराम हुआ था फिर से बैक फुट पे आ गया, तो यहाँ कैंट साहब ये बोलते हैं कि ऐसे केस में सेम सेम पोटेंसी को रिपीट करते हैं। मान लो एलोपैथी खा ली, आपकी मेडिसिन खा रहा था, आराम आ रहा था, इस बीच में कोई एलोपैथी खा ली, वो फिर से वापस आ गिरा वहीं उसी जोन में, उसी फ्रीक्वेंसी में, वाइटल फोर्स की उसी स्टेट में। तो वहां कैंट साहब ने जरूर कहा है कि यदि आपकी मेडिसिन एंटीडोट कर ले कोई या कुछ उसमें गलत कर दे बदपरहेजी, तो वहां पहले सेम डोज जो है रिपीट करनी है। लेकिन फिर बात आती है, वो कहा कैंट साहब ने, और कैंट साहब ना सक्सेशन वाली जो ये अपग्रेड करने वाली रिपीटिशन की थी, वो ज्यादा भाव इसका 6th एडिशन में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो 6th एडिशन फिर बीच में आ सकता। नहीं तो ये कैंट साहब ने कहा कि अगर एंटीडोट हो जाए या कोई डाइट एंड रेजिमेंट में गड़बड़ करके बदपरहेजी से दोबारा वही मेडिसिन आ रही है अगर इंडिकेटेड होके, तो वहां पे सेम डोज रिपीट करने की बात तो कही है, सेम पोटेंसी की। दोनों दोनों बात सही है भैया, दोनों भी बात एक बस लिस्ट। वैसे वैसे ये हुआ है कि इसमें वही सब कुछ आ रहा है, तो और कुछ नहीं तो 2 या 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देके तब रिपीट कर देनी चाहिए। हाँ, नियम तो यही कहता है अमित शर्मा, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है श्रेय का। श्रेय कह रहे हैं यदि वो मेडिसिन को एंटीडोट कर लाया, समझ गया मैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो वहां डॉक्टर पे कैंट साहब।
वहां पे सेम पोटेंसी देनी है या थोड़ी सक्सेशन करके वहां भी देनी चाहिए, ये सवाल अगर है। बॉस देखिए, अगर उस पेशेंट, बहुत बड़े सर कहा करते थे कि अगर मेडिसिन बिल्कुल ठीक है या कुछ है तो या इसका मतलब वो एंटीडोट हो गई है, तो उसकी पावर कम है या कुछ ना कुछ ऐसा है, तो तब फिर फिलॉसफी यही आती है कि इसका मतलब थोड़ी सी उससे हायर चाहिए ताकि कोई एंटीडोट कर ही ना पाए। सर हाँ ऑलवेज चलो। हैं? आप सर ऑलवेज कहते थे कि आपकी मेडिसिन इतनी डीप होती है, वो 2 खुराक एलोपैथी खाने से, 4 खुराक एलोपैथी खाने से या कुछ उलझुल करने से उसका एक्शन खत्म नहीं होगा। आपको दोबारा से टोटलिटी बनाओ या उसकी हायर पोटेंसी दो। मतलब कुल मिला हाँ के डॉक्टर सर आंसर यही निकल के आया कि सक्सेशन करके ही दो वहां भी, वो जी एक सर। अगर एलोपैथी रिपीट करनी खाने पड़ जाए एंटीडोट होने की वजह से तो वहां भी उस सेम हल्का सा स्ट्रोक दे करके देंगे तो हम सारे उससे बच जाएंगे झमेले से। हाँ जी सर। तो ये था आंसर आपका। तो 133 फुट नोट में कह रहे हैं हनीमैन साहब, कह रहे हैं वी ऑट नॉट इवन विद द बेस्ट चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन, फॉर इंस्टांस वन pellet of the same potency that was beneficial at first, to let the patient have a second or third dose taken dry। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब एक बेस्ट चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन उदाहरण के तौर पर अगर उसका एक पैलेट सेम पोटेंसी का जो बेनिफिशियल हो चुका हो, देने के बाद उसने लाभ पहुंचा दिया हो, तो उसे हमें कभी भी सेकंड या थर्ड डोज ड्राई नहीं देना चाहिए फिर से। इन द सेम वे, if the medicine was dissolved in water and the first dose proved beneficial, a second or third and even smaller dose from the bottle standing undisturbed, even in intervals of a few days, would prove no longer beneficial, even though the original preparation had been potentized with 10 successions, or as I suggested later with but 2 successions, in order to obviate this disadvantage, and this according to above reasons। तो हैनीमैन साहब ने दो बातें हैं बताइए। अगर एक बार कोई पेलेट या ड्राई डोज काम कर गई तो अगर उसी को दोबारा आपको देना है तो उसे अब ड्राई मत दो, उसे डिजोल्व करा लो। डिजोल्व करने से वो समवाट डेविएट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक उसी तरह से जो डिजोल्व दे रहे हो पानी में पहले से ही, अगर डिजोल्व मेडिसिन की भी एक खुराक पहली काम कर गई तो सेकंड थर्ड डोज नहीं देनी है। ऐसे ही खास करके जब बोतल स्टैंडिंग अनडिस्टर्ब्ड हो, यानी कि जब एक जगह रख दी गई हो, जब उसे दोबारा दो लिक्विड को तो उसे भी शेक करके देना है। अगर वो कई दिन तक रखी है ऐसे ही, आपने देकर अलमारी में रख दी, किसी टेबल पर रख दी, तो अब जब दोबारा दोगे तो उसे शेक करना है, नहीं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी अपने आप में। भले ही चाहे आपने सब उस बनाते वक्त भले ही चाहे 10 सक्सेशन दे रखे हो, क्योंकि उस समय तो 10 सक्सेशन देने के बाद दे चुके ना एक खुराक, तो जब अगली बार दोगे तो फिर उसे शेकिंग करनी पड़ेगी, सक्सेशन देना पड़ेगा। और कह रहे हैं हनीमैन साहब के एज आई सजेस्टेड लेटर विद बट 2 सक्सेशंस इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिसएडवांटेज। भले चाहे 2 सक्सेशन दे दो इस डिसएडवांटेज से बचने के लिए। एंड दिस अकॉर्डिंग टू अवर रीजंस, जो ऊपर कारण है जो एफोरिज्म में बताए उन कारणों से बचने के लिए। बट थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ एवरी डोज इन इट्स डायनामाइजेशन डिग्री, एज आई हेयर विद टीच, देयर एग्जिस्ट नो ऑफेंस, इवन इफ द डोज बी रिपीटेड मोर फ्रिक्वेंटली, even if the medicine be ever so highly potentized with ever so many successions। हैनमैन साहब फिर आगे और
हमें सपोर्ट करते हुए बात कर रहे हैं कि ये जो मॉडिफिकेशन हर एक डोज का, इसकी डायनेमाइजेशन डिग्री में जो करने की बात मैं कह रहा हूं, हनीमैन साहब कह रहे हैं कि हेयर एज आई हेयर विद टीच, जैसा कि मैंने यहां बताया, देयर एग्जिस्ट नो ऑफेंस, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, भले ही चाहे आपकी वो जो डोज रिपीटेड हो रही हो मोर फ्रीक्वेंटली, खास करके 50 मिलीसीमल वाली बात आ रही है यहाँ फिर, मोर रिपीटेड मोर फ्रीक्वेंटली ही क्यों ना हो रही है, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, भले ही मेडिसिन ऐसे करते करते हाईली पोटेंटाइज कितनी भी हो जाए, विद एवर सो मैनी सक्सेशंस, कितने उसमें सक्सेशंस दिए जाएं, तो कभी भी नुकसान नहीं करेगी। It almost seems as if the best selected homeopathic remedy could best extract the morbid disorders from vital force and in chronic diseases to extinguish the same only if applied in several different forms. और बिल्कुल ये तो ऐसा एकदम it almost seems as if the best selected homeopathic remedy could best extracted the morbid disorder from the vital force. जी। मतलब ऐसा प्रतीत भी होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो बेस्ट सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी है वो बेस्ट तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकती है मॉर्बिड डिसऑर्डर को वाइटल फोर्स के डीप से डीप डिसऑर्डर को भी इस क्रम में, और कह रहे हैं इन क्रॉनिक डिजीज टू एक्सटिंग्विश द सेम ओनली, और क्रॉनिक डिजीज में एक्सटिंग्विश करेगी उस मॉर्बिड डिसऑर्डर को वाइटल फोर्स से यदि हम अप्लाई करते चले जाएं सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में डोज को। तो भाव यही है कि अगर ऐसा हम करते जाएंगे तभी आप उस वाइटल फोर्स से बारीक इंप्रेशन को भी दूर कर दोगे, एक्सटिंग्विश कर दोगे डिसऑर्डर के, जो कि फुटनोट नंबर 155 का स्टार हम कई बार बार पढ़ते हैं, वहां बताते हैं कि किस तरह से हाई डायनेमाइजेशन सेम डोज का अनडिस्टर्ब अनअल्टर्ड सिम्टम को भी दूर कर देता है। मैं पढ़ दे रहा हूं उसको, पेज नंबर 293 पे है। कह रहे इन वेरी रेयर केसेस नॉट विद स्टैंडिंग ऑलमोस्ट फुल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड विद गुड वाइटल स्ट्रेंथ, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं अमित पाल भाई, अमित शर्मा, कि फुल रिकवरी हो गई, गुड वाइटल स्ट्रेंथ भी आ गई, लेकिन फिर भी कह रहे ओल्ड एनोइंग लोकल ट्रबल कंटिन्यूइंग अनडिस्टर्ब्ड, इट इज होली पर। फिर भी क्या होता है ऐसे जो बिल्कुल लगभग क्या हो गया ना साहब 90% 95% क्योर हो गया केस, लेकिन कोई ऐसा पुराना एनोइंग लोकल ट्रबल लगातार अभी बना हुआ है अनडिस्टर्ब। तो यहां एनीमैन साहब कह रहे हैं कि इट इज होली परमिटेड एंड इवन इंडिस्पेंसिबली नेसेसरी, यहां पूर्ण रूप से आपको परमिट किया जाता है, और बल्कि परमिट ही नहीं एब्सोल्युटली नेसेसरी भी है ऐसा करना, कि टू एडमिनिस्टर इन इंक्रीजिंग डोजेज द होम्योपैथिक रेमेडी दैट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ एफिकेशियस बट पोटेंटाइज टू ए वेरी हाई डिग्री बाय मींस ऑफ मैनी सक्सेशंस बाय हैंड। तो यहां ये जरूरी हो जाता है उस लोकल एनोइंग ट्रबल को भी दूर करने के क्रम में कि आप इस मेडिसिन की, जिस मेडिसिन ने इसको क्योर किया है, जो अपने आप को जिसने यहाँ एफिकेशियस प्रूव किया है, इसी मेडिसिन की वेरी हाई डिग्री कई सारे सक्सेशन देते हुए हाथ के द्वारा हाई पोटेंटाइज करके इसको दो। सच ए लोकल डिजीज विल ऑफन देन डिसअपियर इन वंडरफुल वे। तो फिर आप देखोगे कि ये जो एनोइंग लोकल ट्रबल जो अनडिस्टर्ब था, ये भी बड़े वंडरफुल तरीके से डिसअपियर हो जाएगा, और इसको कहेंगे परमानेंट क्योर उसके बाद। तो ये बड़ा अच्छा सा 133 फुट नोट भी हो गया। तो ये था 247 एफोरिज्म पे। चले आगे। बिल्कुल। हाँ जी। एफोरिज्म 248 में कह रहे हैं हनीमैन साहब। बस। हाँ भैया बोलिए। एफोरिज्म बहुत लंबी है। एफोरिज्म हाँ है तो लंबाई, बाकी और चलो अभी तो वैसे हमारे पास 10 मिनट तो हैं कम से कम।
10 देखो मिनट एक में तो बात, निकल लें। हाँ जी, हाँ भैया अमित। वो जो बात चल रही थी ना कि भैया एंटीडोट को लेके, हाँ तो मुझे वो की बात फिर एक मलिक सर की भी बात याद आती है और इधर प्रफुल्ल सर की भी बात याद आ रही है। वो हाँ कहते थे, वो उनसे पूछता था कि भाई परहेज क्या करे मरीज, सर से पूछता था। हाँ सर कहते थे कि मेरी दवाई अगर सही है तो परहेज की कोई जरूरत नहीं है हाँ ना। हाँ मैंने सर के यहाँ भी देखा, मलिक सर के यहाँ भी, कि फिजियोथेरेपी करा रहे थे जी, रोकनी है कि नहीं रोकनी है। तो वो कहते हैं कि दवाई सही है तो ये अपना आप रोक देगा, हाँ है ना। तो इसलिए हमारी कोई 4 दिन की एलोपैथिक दवाई खाने से या कुछ बद परहेजी होने से बहुत कम संभावना है कि दवाई रोंग है, कि वो एंटीडोट हो जाएगी अगर आपने राइट मेडिसिन दी हाँ। है ना। अमित, ये शायद ना कई बार केस टू केस या पर्सन टू, वही बात आपकी बिल्कुल हाँ ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि केस टू केस या पर्सन टू पर्सन क्या है, और उसकी अब हमें ये और ध्यान देना होगा कि हमने मेडिसिन तो बिल्कुल सही दी है, और हम्म उसकी पैथोलॉजी कितनी ग्रीव है, या जैसे हमने अपने केसेस में, कुछ केसेस में बड़े सर ने भी कि जबरदस्ती के कोई अल्ट्रासाउंड या कोई एमआरआई या कोई इस तरह की चीजें करा लाया, या फिजियोथेरेपी में भी, क्योंकि वो बॉडी के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मना कर देते हैं कि बॉडी तो मना कर रही है अभी फिजियोथेरेपी कराने को, इसलिए वहां पर हमें इन केसेस में थोड़ा सा मार्जिन देना होगा। अदरवाइज आपकी बात बिल्कुल 101% सर ने कहा कि मैंने दवाई दी है, तो अब अगर ठीक है तो इसके एक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ ज्यादा लेकिन हाँ हाँ अमित। फोकस राइट मेडिसिन की तरफ हाँ करें। हाँ हाँ लेकिन बात बात बड़ी अच्छी कही है दोनों भाइयों ने, और अमित शर्मा ने बड़ी अच्छी हुई बात को आगे बढ़ाया। आप ऐसे देखो, ये केस टू केस वेरी करेगा। पहली बात, हाँ जी, वाइटलिटी किसकी कैसी है, डिजीज की स्टेट कैसी है, उस पे देखना है हर जगह। ना तो रुकना है कि भाई खाता रहे, और ना हर जगह रोक देना है कि बिल्कुल मत खा। हाँ जी, अब आप याद कर लो डॉक्टर अमित पाल भाई, क्रॉनिक डिजीज में जब कहते हैं ना कि जब आप एक राइट मेडिसिन दे देते हो, चूंकि इसकी इतनी स्मॉल डोज होती है कि इसके देने के बाद आपको आपको ऐसे पैशन से भी बचना है जो आपको डिस्टर्ब करे, आपको ऐसे डाइट एंड रेजिमेंट में भी जाना से बचना है जो इसके काम में कहीं ना कहीं छोटा मोटा भी बाधा उत्पन्न करे। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि हैनीमैन साहब ने नहीं कहा, हैनीमैन साहब ने तो यहां तक कहा कि आप दृश्य भी मत देखना जो आपको उत्तेजित करते हो, आप सुबह के टाइम डोज देना। हाँ जी, वो जो आई ना, आप कोई भी ऐसा छोटे से छोटा डिस्टरबेंस करने से बचें। हालांकि क्यों क्यों बचे, क्यों उन्होंने कहा हैनीमैन साहब ने कि भाई आपने जो डोज दी है ये टू मच स्मॉल है। तो आपकी बात बिल्कुल बड़े सर के माध्यम से ठीक है, लेकिन अमित शर्मा ने बहुत अच्छे वर्ड बोले, ये केस टू केस वेरी करेगा। आप बिल्कुल इसमें हाँ करेंगे हमारे साथ, आप जानते भी है, आपका कहना भी है। लेकिन अब देखो, कॉफी को तो तुरंत मना ही करते हैं सर भी। हाँ जी, कॉफी को मलिक सर ने अभी एक दिन पेशेंट को पूछ रहा था कि साहब चॉकलेट खा लें क्या, फलाना खा लें क्या, कहले हाँ हाँ सब कुछ खाओ लेकिन कॉफी मत पीना भाई। कॉफी तो एंटी करती है ना मेडिसिन। कॉफी एंटीडोट करती है, या कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो आपके दिए हुए स्टिमुलस पे भारी पड़े वो नहीं करना। जो आपके दिए हुए उस स्टिमुलस पे जो वो काम कर रहा है, यदि दूसरा कोई पैशन, दूसरा कोई दृश्य, दूसरा कोई स्टिमुलस, चाहे खाने के रूप में चाहे देखने के रूप में, अगर वो ओवरकम कर रहा है, वाइटल फोर्स को एंगेज कर रहा है, तो वाइटल फोर्स जिस काम में लगा हुआ था हार्मनी करने में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए केस टू केस इसका ध्यान रखें, है अमित? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इसमें ये बात रखूंगा कि ऐसा ना हो कि 4 दिन एलोपैथिक दवाई खा के और आदमी सोचने लगे कि मेरी तो दवाई सही थी, इसने एलोपैथिक दी है। उसमें कैंट साहब ने ये कहा कि यदि आपका पेशेंट बीच में एलोपैथी खाई आया तो अब आप
उस केस को देखेंगे कि यदि वो एलोपैथी खाने के बाद फिर ऑन द रिकवरी चलने लगा, ऑन द बिल्कुल ट्रैक ऑफ क्योर के चल रहा, तो छेड़ो मत, वहां एसएल दे के देख लो, एलोपैथी का असर खत्म हो जाने दो। अगर वो बस केस रुक गया हाँ जी, और टोटलिटी विषय में, तो वहां पर इंटरफेयर करने की बात है। हाँ, एलोपैथी खाने के बाद, कुछ भी करने के बाद, यदि आपकी दी हुई मेडिसिन के बाद में ट्रैक ऑफ क्योर चल रहा है, क्योर पे चल रहा है, आराम आता जा रहा है, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा, तो वहां वेट एंड वॉच जरूर करो। आंख बंद करके ऐसा नहीं कि तूने पैरासीटामोल खाई है तो मैं कल कोई रिपीट कर दूंगा अपनी दवाई। बस मैं वही कह रहा हूँ, ये जो है ना, ये केसेस टू केसेस, अब आप लोग हम लोग थोड़ा सा मेरे ऊपर भगवान का वो है कि हाँ मेरे को भैया के केसेस देखने को मिल रहे हैं या क्या, तो ऐसा नहीं होता। जैसे किसी इवन इस बार तो एक लड़का आया तो मुझे पता था कि उसने वैक्सीनेशन कराया और वो कहने लगे डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन के बाद से इस तरह की दोबारा दिक्कतें आ गई हैं, सब कुछ हुआ या एंटीबायोटिक खा के आया। तो तब भी हमने यही कहा ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत है कि नहीं, तो तब भी हम वहां पर केस की क्रोनिसिटी देखकर वेट एंड वॉच में रहे कि नहीं अभी बॉडी में और कोई डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इतना नहीं आया, ये शरीर फिर खुद को सही कर सकता है, इनके इफेक्ट से और निकाल अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर दोबारा सोचना पड़ेगा भाई, दोबारा सोचना पड़ेगा। फिर अधिकतर वही बात आपकी, फिर भैया जो है कई बार मतलब हमने ये देखा कि इसका मतलब मेडिसिन सही नहीं थी, कोई दूसरी मेडिसिन दी जाएगी, क्योंकि भाई बात तो सुन लो, बात सुन ले, मेडिसिन सही नहीं थी, इस पे भी मत चिपको। अभी अमित पाल को केस याद आ जाएगा, बड़े सर ने के वहां था, अमृतसर के यहाँ, वो बिटिया थी, उसको उन्होंने एंटी कैंसर वैक्सीनेशन दिलवा दी थी, केस सारा रिलैप्स कर गया था वो। अब बात ये क्लियर होगी, मजा आ गया है। बात ऐसे है कि आपने मेडिसिन दी है, हाँ, और केस सही चल रहा है, हाँ, और उसके बाद कुछ छेड़ाखानी के बाद केस रिलैप्स हुआ है, हाँ, तो आप का दोबारा से तब चेंज कर इंटरफेयर सकते हो। करेंगे, तब आप इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर सेम मेडिसिन से भी हो सकता है और इंटरफेयर नई टोटलिटी बना के भी हो सकता है। बिल्कुल ये है कि केस गड़बड़ चल रहा था, हाँ, और फिर वो एलोपैथी की तरफ गया, हाँ, क्योंकि अगर मेडिसिन राइट है तो वो फिर उस फेस को निकाल के ले जाएगी एलोपैथिक भी देने के बाद भी। हाँ, और अगर गड़बड़ नहीं तभी निकाली, अभी बात सुनो ना सब, हाँ, गड़बड़ होगी इसका मतलब पहले से मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, आप चल रहे थे, 1 महीना वेट किया, 1.5 महीना वेट किया, और फिर एलोपैथिक और बीच में खाली तो और खराब हो गया। हाँ जी, तो ये भी गुंजाइश है। हाँ, कि लेकिन बात समझो ना, वैक्सीनेशन का देना, आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो मेडिसिन पहले दी थी वो सही काम नहीं कर रही थी। आप बात को थोड़ा सा अलग अलग रखो। आपने मेडिसिन दे दी, अगर वो क्योर करने लगी, इस बीच में उस बंदे ने वैक्सीनेशन करा ली, तो यहाँ ये मत सोचो कि आपने मेडिसिन राइट नहीं दी तब गया वो वैक्सीनेशन कराने। नहीं तो उसमें अगर रिलैप्स होता है ना केस, तो मुझे याद भी है, तो सर ने शायद, अब मुझे अभी अमृतसर का ये वाला केस याद नहीं आ रहा है, तो मैंने देखा कई बार बोलते थे कि वही दवाई की रिपीट कर दो। हाँ, बस अर्थ यहाँ एक गुंजाइश रखो हैनीमैन साहब के माध्यम से कि अगर टोटलिटी बदल गई, हाँ, तो फिर मेडिसिन भी बदल सकती है। हाँ, बस अमित भाई, पवन बॉस, दोनों ही केसेस आते हैं, बिल्कुल सीधी आपकी बात आ रही है कि अगर मेडिसिन बिल्कुल ठीक है और पेशेंट की वाइटलिटी काफी अच्छी हो चुकी है, और ये हुआ है कि क्या कहते हैं इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन या एंटीबायोटिक्स या इनके बाद पेशेंट को थोड़ा सा दिक्कतें वापस आई हैं, लेकिन हम लोगों की मेडिसिन उसकी वाइटलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुकी है कि वो खुद से निकाल सकती है। हाँ, तो मत बिल्कुल दो ठीक फिर, निकाल, तो फिर मत दो, तभी तो कहा थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो। थोड़ा वेट एंड वॉच, उसके बाद भी आपने देखा कि वेट एंड वॉच के बाद अब सिम्टम चेंज हो गए, या अब अब कुछ भी दिक्कत आने लगी तो नई मेडिसिन, और अगर उसके बाद हमने देखा कि नहीं सिम्टम लगभग सेम है और मेडिसिन के बाद डिस्टरबेंस हुआ है, तो हमारे को स्लाइटली हायर पोटेंसी
हाँ, दीपशिका कुछ कह रही हैं। हाँ जी बस अभी इसी बार SCPH प्लस में एक केस आया था ऑटिज्म का, हाँ जो पहले किसी डॉक्टर ने लाइको 200 दिया था, थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा होगा, तो उसको 8 महीने पहले लाइको 10M दिया गया था, और बच्चा काफी इंटेलिजेंट था, बाकी ऑटिज्म के बच्चों के कंपैरिजन में भी वो बहुत बहुत कुछ अच्छा था। तो दिक्कत ये थी कि उसको जब भी 2-3 महीने में उसको 2 महीने में कोल्ड होता ही था, तो जब भी कोल्ड होता था उसके पेरेंट्स उसको एंटीबायोटिक्स देते थे। पापा उसके जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट थे और मम्मी BHMS थी। तो मम्मी ने कहा था, हमें जब केस दे रही थी उस समय उसने बोला था कि पहले तो मैं अपनी होम्योपैथिक देती थी, ट्राई करती थी, एक्चुअली वो प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं वो, तो उन्होंने बोला पहले तो देती थी, फिर उसके पापा ने कहा कि ऐसा है, कुछ चीज में ज्यादा जिद न किया करो और चुपचाप एंटीबायोटिक्स दे दिया करो, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, सब इतना वो करने की। तो मतलब उनका ये था कि मेडिसिन के बाद कोल्ड आ रहा था लेकिन बार बार वो एंटीबायोटिक्स दे रहे थे। फिर जब केस सर ने सुना तो सर ने जब ये बात बोली तो हमने सर को भी इन्फॉर्म किया कि सर ये जब भी कोल्ड हुआ है मेडिसिन के बाद तो ये एंटीबायोटिक्स इसको दिया गया है। सर का कहना था कि एंटीबायोटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में। उन्होंने कहा कि हमने बोला सर ये लेकिन रिपीटेटिवली बार बार दिया जा रहा है, क्योंकि मदर ने ही ये मेंशन किया था कि 2-3 महीने में उसको एक बार एंटीबायोटिक का जो इसका कोर्स है वो तो देना ही पड़ता है, उसके बिना इसका कोल्ड और वायरल फीवर जो है वो ठीक नहीं होता है। तो सर ने बोला कि चाहे बार बार भी हमने दिया हो उसके बाद भी ये जो है ठीक नहीं, क्योंकि हमारी मेडिसिन उस केस की बात कर रहे हैं कि उस केस में सर ने बोला कि हाँ ये नहीं है, थोड़ा बहुत हैम्पर जरूर करेगी, स्लो करेगी प्रोसेस को, लेकिन ये नहीं करेगी कि मतलब मेडिसिन सही नहीं है, मतलब सही होती तो ये स्टेट ऐसी नहीं आती, ये जो बार बार कोल्ड होने की टेंडेंसी है फिर ये भी नहीं होती। ये तो एक चीज। दूसरा चीज हमें याद आ रहा है, जैसे अभी आप ही लोग बात कर रहे थे, हम आप लोग को प्रफुल्ल बोरकार सर का केस याद होगा कि एक केस एक लेडी का बहुत अच्छा चल रहा था, साल भर के बाद जब आई तो वो जब वो केस रिलैप्स हुआ तो सर ने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो हम लोगों ने बोला रिपीट करेंगे सेम डोज। बोला उन्होंने कि हाँ किया, फिर ये हुआ कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसको पोटेंसी हाई करके दी, फिर उससे भी कोई फर्क नहीं हुआ, फिर कुछ और किया। ऐसे करने के बाद ये हुआ कि फिर ये पता करेंगे कि उस 1 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ये केस दोबारा रिलैप्स हुआ। तो पता चला था कि बेटी के साथ कुछ हुआ था, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, तो जो लेडी पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी वो बाद में इंट्रोवर्ट हो गई। तो आप लोगों की बात से हमें यही समझ में आ रहा है कि मोस्टली तो ये चीजें नहीं कर सकती हैं, पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इनिमिकल जिसको बोलते हैं एजेंट अगर ऐसा होता है जो हमारी जो प्रोसेस चल रही है उसको डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि वही दवा जो बोरकर सर के केस में सही सलामत सब कुछ चल रही थी, 1 साल से वो केस अच्छा चल रहा था, पर एक ऐसा एजेंट है जिसके अंदर वो क्षमता थी उस चीज को डिस्टर्ब करने की, उसने डिस्टर्ब किया तो फिर वो केस को कहीं और लेके गया। तो ये जो बात आप लोग कर रहे हैं ना केस टू केस, तो ये बिल्कुल केस टू केस ही जाएगा। हाँ कहीं पे ये नहीं करेगा और कहीं पे हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है कॉफी कर दे, हो सकता है उसको कोई इमोशन कर दे, हो सकता है हाँ शायद एंटीबायोटिक भी कर दे किसी केस में, हाँ इतना सफिशिएंट एंटीबायोटिक का डिस्टर्बेंस हो कि वो डिस्टर्ब हो जाए। हाँ और वैक्सीनेशन का भी सेम। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और जो अभी आपने शुरुआत करी थी ना केस की, अमरीश सर ने जो ये कहा ना ऑटिज्म का केस था, जी 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 उसमें अगर आपको ऐसा एंटीबायोटिक दे रहे वो एक बार को कम नुकसान इसलिए करेगी क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल डोज पे फिजियोलॉजी पे काम कर रही है एंटीबायोटिक उसकी। और सर ने जो सेलेक्ट करी थी वो करी है उसके ऑटिज्म के तहत जाकर के उसके जीन्स की मशीनरी पे। जी जी तो एक जी बार को वहां थोड़ी सी ये समझ में आ रही है आपके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आई है कि अगर ऑटिस्टिक चाइल्ड का कोई केस चल रहा है और आपने डीप सिलेक्टेड मेडिसिन दी है, डीप बोले तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम दे रखी है, तो बड़े सर जो बोलते थे कि ये फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने वाले एजेंट इतना नुकसान नहीं करते क्योंकि ये साइटोप्लाज्म तक ही रहते हैं, न्यूक्लियस तक अप्रोच नहीं है, तो वहां थोड़ा सा और वो मिल जाता मार्जिन कि ऐसे केस में हो सकता है डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन यही चीज हम आपको बता दें, अमित शर्मा पाल को जो याद आ गया, अमृतसर का केस था, वहां पर वो बिटिया थी, उसको बेसिकली सही चल रहा था केस दीपशिखा, और उसको ये जो आजकल बच्चियों को वैक्सीन नहीं लगा दे रहे कि भाई सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, वो वैक्सीनेट करा लाई और केस सारा रिलैप्स हो गया वो।
तो देखो वहां भी ये सब चीज हुई। तो ये भाई बड़ी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे, सबके विचार हाँ शामिल हुए इसमें, केस टू केस वेरी भी, और बाकी कहीं दे भी सकते हैं, कहीं नहीं देने। हाँ, हम देखें, बस केस पे नजर बनाए रखें। बिल्कुल। बस इस केस में बिल्कुल सीधा सा वो था, क्या नाम है, डॉक्टर अमरीश विजयकर सर का कहना या हम लोगों का समझना कि हमारी मेडिसिन बिल्कुल सही होगी तो बार बार कोल्ड कैचिंग टेंडेंसी ही नहीं रहेगी। हाँ नहीं, कई ये बार सबसे स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे तो फिजियोलॉजिकल की तरफ वो बढ़ सकता है भाई। ऑटिज्म का जैसा केस है, ऑटिज्म के जैसे के डीप पैथोलॉजी वाले केसेस को सोरिक पैथोलॉजी नहीं हुआ करती। जब वो सोरा की तरफ लौटेंगे तो उनको कोल्ड कफ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन अगर बार बार आ रहा है ना कि बार बार टेंडेंसी उसकी आ रही है। हाँ, लेकिन उसमें हम फिजियोलॉजिकल डिजीज को वेलकम करें या उसकी उम्मीद रख सकते हैं। अगर कोई बार बार, तो आप बहुत सही कह रहे हो, बार बार का केस नहीं है, बात है ऑटिज्म का अगर केस है उसको आने लगा बात करनी है जी। एक बार दो बार। चलो ठीक है, कुल मिला के यही है कि केस पे नजर बना के रखनी है, और ये सारी गुंजाइशें हैं भैया। कोई फिक्स हाँ जी। किसी का नियम नहीं चल सकता, केस ही तय करेगा कि वहां हमें क्या करना है। और आने वाला डिस्टरबेंस कि वो कितना बड़ा स्टॉर्म है और उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी क्या है वो भी डिपेंड हाँ करेगा ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। और किसी को रखना पॉइंट? डॉक्टर श्रेय, धीरेन्द्र सर? ठीक है, बस राम राम अपनी तो। हाँ चलो ठीक है, तो फिर रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम 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 जी, राम से राम 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 राम।